हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल श्रीनिव रिसर्च। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका इंटीमेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, ये मल्टीमेकर सीरीज का मेरा तीसरा वीडियो है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज का स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL है। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो बनाने का दो रीजन है। पहला, आज ही के दिन इस कंपनी का फाउंडेशन नींव रखा गया था पहली बार। दूसरा, मेरा ये कोशिश रहता है कि आपके सामने कुछ ऐसे बिजनेसेस का एनालिसिस करूं जो कि आइदर यूनिक हो या पावरफुल स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो विच इज अवेलेबल एट डर्ट चीप प्राइस, बाकी शेयर्स के कंपैरिजन में सस्ता मिल रहे हो। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर का ऐसा फ्यूचरिस्टिक पिक्चर आपको दिखाने वाला हूं जो कि इससे पहले शायद ही किसी ने आपको दिखाया हो और जिसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी HAL बनेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर: इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. The securities quoted are for illustration only and are not recommended. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to invest. तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इस कंपनी के बारे में जानते हैं। पहले हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड 23 दिसंबर 1940 को सबसे पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था। श्री वलचंद हीराचंद नामक एक बिजनेसमैन ने इसको इनकॉर्पोरेट किया था। 1942 में इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है ये इंडियन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। अगस्त 1963 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बनाया गया और इसके बनाने के तुरंत बाद 1964 में इन दोनों कंपनी को अमलगेमेट करके HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाया गया। इस कंपनी का विजन टू बी अ ग्लोबल लीडर इन द एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री। ध्यान से नोटिस कीजिएगा विजन को दोस्तों, टू बी अ ग्लोबल लीडर इन द एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री। इंडियन नहीं, ग्लोबल लीडर बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फाइटर जेट्स, सिविल एयरक्राफ्ट दैट इज पैसेंजर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, specialized in ultralight combat and civil helicopters, cryogenic engines for rockets and spaceships, avionics, accessories and materials, repair, maintenance and operations, including overhaul of aircraft and helicopters, R&D of various engines, fighter aircrafts, UAVs, CATs एंड पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप है 1,80,817 करोड़, जो कि लार्ज कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस है 2704। पीई, इट इज अवेलेबल एट अ पीई ऑफ 29.9, ऑलमोस्ट 30। पीई का मतलब होता है दोस्तों कि ₹1 अर्निंग के लिए आप ₹30 खर्चा कर। ये कितना चीप है या कितना एक्सपेंसिव है आपको आगे चल के पता चलेगा कि ये पीई इस कंपनी के लिए जस्टिफाइड है कि नहीं है। ROCE अभी एट प्रेजेंट 30.6% है, ऑलमोस्ट 31%। ROE 27.2% है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2023, HAL recorded the highest ever turnover of INR 36,056 lakh, experiencing strong growth of 8% from previous years. The profit before tax saw a growth of 24% from 523,115 lakh to 649,294 lakh, while the profit after tax, yani ki PAT, increased by 14% from INR 508,650 lakh to 581,117 lakh. Order book position 31st March 2023 तक इनके पास 81,78,400 लाख। मेजर अचीवमेंट क्या देखते हैं दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का है, यानी कि 31 मार्च तक का डेटा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए, ग्रोथ 22-23 में 9%, रिजर्व्स एंड सरप्लस
21-22 के कंपैरिजन में 22-23 में 22% का ग्रोथ है। पैट का ग्रोथ 21-22 के कंपैरिजन में 14% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का देखा जाए तो 14% का ग्रोथ है कंपेयर टू 21-22। इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ ट्वाइस। अर्निंग्स पर शेयर 14% ग्रोथ है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 18-19 फाइनेंशियल ईयर से अभी 2023 तक का जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हुआ वहां तक देखिए एक स्टेडी ग्रोथ, year on year growth of 9.37%, which is quite healthy in this sector. Activity wise revenue from operations, ठीक है, ये सारे फिगर्स जितने भी है सारे करोड़ पे है दोस्तों। एक्टिविटी वाइज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं। देखिए 18-19 से कंपैरिजन करके 18-19 से शुरू करते हैं तो देखिए एक स्टेडी ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलेगा। हर डिमेंशन में आपको देखिए हर सेक्टर में आपको स्टेडी ग्रोथ मिलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए 18-19 में ये है क्वार्टर 4 का ऊपर है, लास्ट ब्राउन वाला सेगमेंट क्वार्टर 4 का है हर साल का। देखिए एक स्टेडी ग्रोथ यहाँ पे दिखने, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए CAGR 14.77%, यानी कि 15% CAGR के हिसाब से ग्रो किया है लिस्टिंग के बाद से। एबिटा देखिए ग्रो किया है, एबिटा शानदार तरीके से एकदम राइजिंग ग्राफ है। एबिटा एंड एबिटा मार्जिन भी ग्रो किया है अच्छा खासा 30.95 के एज कंपेयर टू 20 फाइनेंशियल 22 where it was 26%, अभी ये 30.95% यानी कि 31% का एबिटा मार्जिन है। दिस इज क्वाइट अ बिग मार्जिन गाइस, एबिटा मार्जिन 31% इज क्वाइट बिग। इसका मतलब ये दर्शाता है कि कंपनी has been able to reduce its overhead costs significantly. PAT देख लेते हैं दोस्तों, PAT has grown at a CAGR of 19.84% post listing. EPS देखिए, EPS का ग्रोथ देखिए शानदार, हर चीज में हर फाइनेंशियल रेशियोज में इनका ग्रोथ बहुत ही शानदार है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए, क्यों इसको मल्टी बैगर स्टॉक में बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग हमेशा एक पेनी स्टॉक ढूंढते हो जो कि टर्न अराउंड स्टोरी बने ये ढूंढते रहते हो, लेकिन टर्न अराउंड स्टोरी ऐसे होते देखिए दोस्तों, ये होता है टर्न अराउंड स्टोरी। 18-19 में लॉस में कंपनी, 19 कैश एंड बैंक बैलेंस नेगेटिव, दोनों साल लगातार नेगेटिव कैश बैलेंस, और अभी उसके बाद इसका रिवाइवल देखिए। आज एट प्रेजेंट 2023 में फाइनेंशियल 23 में 20,306 का इसका कैश एंड बैंक बैलेंस रहा है। वही देखा जाए तो ट्रेड रिसीवेबल एंड टर्नओवर रेशियो मतलब डेज के हिसाब से ये घटा है, दैट इज आल्सो पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे मैन पावर कॉस्ट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये भी डाउनवर्ड्स डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, दैट इज गुड, that means the operating costs are coming down, they are able to manage it. Order book status देखिए दोस्तों, as on 1st April 2022 means at the beginning of financial year 23 इनका ऑर्डर बुक कितना था, 82,154 करोड़ का था। फ्रेश ऑर्डर्स कितना आया ड्यूरिंग द ईयर 20 फाइनेंशियल 23 में 26,000 करोड़ के तरफ करीब आया। ऑर्डर्स लिक्विडेट कितना हुआ, 26,360 करोड़। अभी भी आउटस्टैंडिंग कितने हैं सप्लाईज, 81,784 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स में पहले भी दिखाया हो, अभी फिर भी सेल्स देखिए दोस्तों, सेल्स कितना शानदार सेल्स है। देखिए जून 23 में 3915 था, सितंबर में बढ़ के 5636। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज बीन ऑन द राइज, 1529, जून क्वार्टर में 880, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए कितना शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है। सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ही नहीं बढ़ा है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी परसेंटेज भी बढ़ा है। ये 17, 26, 22 एंड देन 27 क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा बढ़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 1650, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी इंप्रूवमेंट है और बढ़ भी रहा है। नेट प्रॉफिट इट इज 1235 सितंबर में कंपेयर टू जून, एंड देखिए पिछले जून में कितना था, 607 करोड़। दिस इज द प्रोग्रेस, दिस इज सिंपली आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स
जो कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो डबल होते हुए दिख रहा है। ईपीएस देखिए, ईपीएस एज ऑफ सितंबर क्वार्टर जो है, सितंबर क्वार्टर का ईपीएस 18.47 रहा है, जून का क्वार्टर 12.17 का रहा है। ईपीएस इज ऑल्सो ऑन द राइज। रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स यहाँ पे देखिए दोस्तों, 23 मार्च 23 में 23,172 करोड़ का रिजर्व था, जहाँ की जबकि सितंबर 23 में 24,753 था। और नोटेबल डिफरेंस देखिए, मार्च क्वार्टर में ये देखिए यहाँ पे 51 करोड़ का बोरोइंग्स था, और आज देखिए सितंबर क्वार्टर में इट इज नील। ठीक है दोस्तों, दिस इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स। ये दर्शाता है कि शेयर होल्डर का जो वैल्यू अप्रिसिएशन होना चाहिए वो इस कंपनी का मैनेजमेंट बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली इसको आगे लेके चल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफआईआई का देखिए, सिंस दिसंबर 2020 इट्स कंटिन्यूअसली ऑन द राइज। जहाँ पे दिसंबर 2020 में 0.30% था, वहाँ पे सितंबर 23 में 12.63% है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी पॉजिटिव। ये तो दोस्तों मैंने एक फाइनेंशियल्स का इसका एक आपको जस्ट आपको दिखा रहा था कि ये कंपनी कितना स्ट्रांग है। इसके बारे में बोलने की शायद जरूरत नहीं था आपको, आप लोगों को शायद इस कंपनी के बारे में पता होगा पहले से, लेकिन ये फाइनेंशियल्स को मैं आगे ले जाके मेरा पॉइंट जो है मैं प्रूव करना चाहूंगा कि ये आगे चल के 10x का टारगेट क्यों दे सकता है आपको। 10x का टारगेट का मतलब होता है, आज अगर 1,80,000 का है इसका 1,80,000 का अगर ये मार्केट कैप, करोड़ का मार्केट कैप है, तो आगे चल के 18 लाख का करोड़ का मार्केट कैप बन सकता है कि नहीं बन सकता है। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो ये मैं प्रूफ करूंगा कि कैसे ये बन सकता है। न्यू इनिशिएटिव्स देखें इस कंपनी का, एचएएल का जो न्यू इनिशिएटिव्स है, पहला है साफरन हेलीकॉप्टर इंजन के साथ। साफरन हेलीकॉप्टर इज अ फ्रेंच हेलीकॉप्टर इंजन प्रोड्यूसर, इंजन मैन्युफैक्चरर। उनके साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है, और उसका क्या है, intended for design, development, production, sales and support of helicopter engines to meet not only the requirements of future helicopters programs of Indian Defence, including the 13-ton IMRH Indian multi-role helicopter, but also for the global market। तो आपको आइडिया क्लियर हो रहा है ना, ग्लोबल मार्केट में डोमिनेंस बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर इंजन्स का मैन्युफैक्चरिंग में एचएएल कदम रखने जा रहा है। ठीक है, तो आगे आप सोचिए कि ये कहाँ तक स्कोप इसका क्या बन रहा है। नेक्स्ट जो इनका जो कोलैबोरेशन बना है विद एयर मॉरिशस लिमिटेड, एयर मॉरिशस के साथ अंडरटेकिंग अ फिजिबिलिटी स्टडी फॉर एनहांसिंग setting up MRO means maintenance, repair and operations facility by Air Mauritius towards maintenance and other associated works on HAL supplied Dornier 228 aircraft, दो 228 एयरक्राफ्ट डॉर्नियर है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, छोटे साइज के पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं, to Mauritius Air Squadron as well as other countries in the region. Next is with Herox DevTech at Farnborough Air Show on 19th July 2022 for design development, manufacture, repair and overhaul of landing gears of C-295 aircraft. With Rolls-Royce in July 2022 to explore the potential opportunity of HAL to become in-country partner supplier for MT7 marine gas turbine package for sales within the Indian market with Honeywell International Inc. at Farnborough Air Show in July 2022 for high power generation equipment collaboration। तो देख रहे दोस्तों, अभी तक जितने भी मैंने न्यू इनिशिएटिव्स मैंने डिस्कस किया, उसमें से 4 जो है वो ग्लोबल मार्केट के लिए है। रोल्स रॉयस के साथ जो है वो इन कंट्री मार्केट के लिए है, दैट इज इंडियन मार्केट के लिए स्पेशली।
अगेन विद इजरायली स्पेस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ भी इनका एक कोलैबोरेशन बना है फॉर लीजिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड विंग यूएवीज टू द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। तो जितने भी फिक्स्ड विंग यूएवीज आते हैं इंडियन एयर फोर्सेस में या इंडियन आर्मी में या एयरफोर्स में, उनका मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस और जो भी रिलेटेड अलाइड ऑपरेशंस है उस सब देखभाल के लिए इन्होंने एक इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ भी एक टाई अप किया है। तो मैं जिस पॉइंट को प्रूव करना चाहता था वो अभी बताऊंगा दोस्तों, कि इंडियन डिफेंस सेक्टर जो था, आज से अगर 10 साल पहले आप देखेंगे या 5 साल पहले भी देखेंगे या प्री कोविड एरा पे आप देखेंगे, तो क्या था, एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर मानते थे हम लोग। और स्टॉक मार्केट में ज़्यादा उसका पार्टिसिपेशन, शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन या रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन कुछ खास नहीं होता था, ठीक है। तो लेकिन आज एज ऑन डेट ये ग्रेजुअली ये पिक्चर जो एक स्ट्रैटेजिक जो एक सेक्टर से ये एक चेंज होके एक इकोनॉमिक सेक्टर बनने जा रहा है, ठीक है। अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इज फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री टू रिड्यूस द डिफेंस इंपोर्ट एज वेल एज डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन ओईएम्स। जो भी रॉ मटेरियल्स या जो भी स्पेयर पार्ट्स बाहर से इंडिया खरीदता था, वो सारे बंद करके, रेस्ट्रिक्ट करके इन हाउस प्रोडक्शन करने का जो प्लान आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के साथ गवर्नमेंट ने लिया है, तो वो क्या कर रहा है, वो बूस्ट कर रहा है कि एचएएल जैसे कंपनीज में जो कि इन सारे मैन्युफैक्चरिंग इसमें स्पेशलाइज्ड है, उसको बूस्ट कर रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, साथ ही साथ एक डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, जिससे कि आपको इन सेक्टर्स में बूस्ट मिले। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो इससे सिर्फ इन हाउस प्रोडक्शन के लिए नहीं, इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए नहीं है, ये एक्सपोर्ट भी करेंगे। अभी एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो आज तक एचएएल का 1% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, लेकिन ये बहुत जल्द ऐसे इनिशिएटिव्स के बहुत जल्द हम लोग इस 1% रेवेन्यू जो है इसको बढ़ा के 5 to 6% पे लेके जाने वाले हैं ये लोग। Over the next 5 to 10 years, such reforms will equally help defense PSUs and private industry to put a firm step towards achieving a self-sustaining defense industry in the country. जैसे कि मैंने डिस्कस किया, in the near future, the defense market will continue to be prime revenue source for HAL due to products like LCA Mk1A, जो LCA है तेजस, जिसका मैंने पिक इमेज पहले स्लाइड पे लगाया था डिस्क्लेमर वाले साइड पे, तो दैट इज द LCA तेजस बोलते हैं जिसको हम। LCH लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ये है LUH अनदर हेलीकॉप्टर लाइट अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर्स जिसको बोलते हैं, एंड HTT-40, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जो भी R&D में जो प्रोजेक्ट चल रहा है एचएल का, उसमें सबसे पहले है तेजस Mk2, जो कि 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और वो उसमें काफी सारे नॉट ओनली अफ्रीकन नेशंस एंड अदर डेवलपिंग नेशंस ने उस पर इंटरेस्ट शो किया है। उसमें यूएस नेवी ने भी काफी इंटरेस्ट शो किया है उस प्रोजेक्ट में। मीडियम टर्म वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू डाइवर्सिफाई एंड इंक्रीज आवर प्रेजेंस इन यूएवी, civil MRO and allied operations, digital solutions and new space segments as strategic initiatives. Also, HAL is focusing on strengthening marketing efforts, expanding geographical presence and collaboration with Indian industry, okay, global OEMs to boost export sales. Projects such as LCA Mk2, जैसे मैंने डिस्कस किया, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDBF, combat air teaming systems CATS, etc. will ensure technological lead of HAL in the years to come due to significant design and development activities. ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है डिफरेंट जेस्टेशन पीरियड्स के साथ, और ये
बहुत जल्द हमारे नॉट ओनली हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस को एक नया फेस बनाएगा। और भी ग्लोबली अगर देखा जाए तो भी अलग जो डेवलपिंग नेशंस है एंड जो खास करके अफ्रीकन नेशंस बोल सकते हैं, अदर डेवलपिंग नेशंस बोल सकते हैं, इनफैक्ट मिडिल ईस्ट से भी बहुत सारे कंट्रीज ने इन सारे प्रोजेक्ट्स पे काफी इंटरेस्ट शो किया हुआ है। नॉट ओनली दैट, अगर डीआरडीओ साइट्स में आप जाएंगे, डीआरडीओ के साइट में जाएंगे और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के बारे में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इंडिया हैज बीन वर्किंग ऑन स्टेल्थ फाइटर जेट्स, जो कि अभी तक सिर्फ यूएस, रशिया, इजराइल एंड चाइना के छोड़ के, और मेरे ख्याल से और किसी के पास नहीं है। सो इंडिया हैज बीन वर्किंग ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट एडवांस्ड यूएवीज के ऊपर भी काम हो रहा है। काफी चीजें डेवलप की जा रही है और इन सारे चीजों का जो बेनिफिशियरी होने वाला है, इन सारे चीजों का बेनिफिशियरी वन एंड ओनली एक जेल होने वाला है। तो दोस्तों अब बताइए कि ये 29.9 जो 30 पीई में जो अवेलेबल है ये कंपनी अभी आज के डेट पे, क्या ये जस्टिफाइड है? इतना फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इतना अच्छा टर्न अराउंड स्टोरी बोल सकते हैं, इतना अच्छा ग्रोथ स्टोरी है, क्या वो 30 पी पे ये जस्टिफाइड है? तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा वैल्यूएशन है इस स्टॉक को, इस शेयर पे नजर रखने का, अपने वॉच लिस्ट पे रखने का। तो आगे चलते हैं, देखते हैं चार्ट्स पे कि हमारा क्या पॉसिबिलिटीज बनते हैं कि बाई किस लेवल पे करना चाहिए, अगर करना है तो करना चाहिए। चलिए देखते हैं चार्ट्स पे। तो आगे दोस्तों हम चार्ट पे HL का डेली चार्ट है, यहाँ पे देखिए। अगर मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ दोस्तों, तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक क्लियरली बुलिश एक रेंज में है। तो डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे पहले बता देता हूँ, ये ब्लू लाइन है 20 EMA, येलो लाइन है 50 EMA एंड 100 EMA है रेड लाइन। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में था लगभग जून के शुरू से ऑलमोस्ट टिल, आप देखिए यहाँ पे नवंबर के शुरू तक, मतलब ऑलमोस्ट 5 मंथ्स ये कंसोलिडेट करता रहा। फिर एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद ये शूट अप किया और यहाँ अभी ये हाई लगाया 2850 तक का हाई लगाया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से। तो ये नीचे भी आया एक बार, एक डिप भी दिया, 20 EMA तक का डिप दिया, फिर देखिए यहाँ पे 20 EMA सपोर्ट लेके आगे निकला हुआ है। तो ऐसे बुलिश स्टॉक में क्या करना चाहिए दोस्तों? ये कंसोलिडेशन फेज पहले ढूंढना चाहिए। ये जैसे कंसोलिडेशन शुरू हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अभी हम अगर बाइंग करने का सोच रहे हैं तो हमारे जो जो पोटेंशियल कैपिटल जो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, जैसे कि इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग अराउंड 1 लाख, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले आप इसको 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले तो 5 पॉकेट्स में डिवाइड कर लीजिए, और इसको फर्स्ट अगर खरीदना है तो अभी खरीद सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। देन ये EMA जो लेवल्स है, अगर डिप मिलता है तो EMA का जो लेवल्स है, EMA का लेवल्स है इस तरह के बुलिश स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। अगर यहाँ तक आता है 2600 तक, इट्स अ गुड बाई। अगेन इफ इट कम्स टू अराउंड 2350, तो इट्स अ गुड बाई अगेन। देन 2159 और 100 EMA के पास आता है तो इट्स अ गुड बाई अगेन, और 200 EMA के पास भी आता है तो गुड, बहुत अच्छा बाई रहता है। तो ये सारी EMAs के बेस पे आप बाई कर सकते हैं, सिंपल सा। आपको प्राइस एक्शन देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर इतना अच्छा स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट थिंग इज टू इन्वेस्ट एज पर दी EMA लेवल्स। ठीक है दोस्तों,
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।